अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही हमने नया साल सेलिब्रेट किया था और देखते ही देखते अप्रैल जाने वाला है। यकीनन ये जो समय है कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुजर रहा है और बहुत सारे जो विचारक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, उन्हें भी आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा कि समय कुछ ज़्यादा ही जल्दी व्यतीत हो रहा है। और कहीं न कहीं आपने ऐसा भी सुना होगा कि सतयुग की शुरुआत नेपाल से होगी। ये शायद भविष्य मालिका में भी लिखा गया है। और हाल फिलहाल अगर आप देख रहे होंगे तो नेपाल में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं। वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है। बड़े से बड़ा मंत्री हो चाहे उद्योगपति हो, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही सफ़र करेगा या फिर अपना जीवन यापन करेगा। तो इस तरह का जो परिवर्तन नेपाल में दिखाई पड़ा है, इससे अन्य देशों को भी बहुत तरह की हिंट मिली हैं, क्योंकि वीआईपी कल्चर की वजह से आम इंसान को हमेशा से नुकसान ही होता रहा है। तो इस वजह से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉपुलैरिटी एक साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और टाइम मैगजीन में भी उनको छापा गया है। हालांकि इस परिवर्तन में पहुंचने से पहले नेपाल में बहुत तरह के दंगे वगैरह हुए थे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और वैसे भी नेपाल इस पूरे विश्व का एकमात्र देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा था। तो भले ही 2026 बहुत तेज़ी से व्यतीत हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई खबर आम जनता को सुकून देने वाली है तो वो यही है कि वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है, कम से कम नेपाल में। हो सकता है इसकी शुरुआत किसी दूसरे देश में भी हो जाए। इसके अलावा 2026 में अभी तक की सबसे बड़ी खबर ही मैं कहना चाहूँगा कि तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ऐसा भी शायद हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ होगा, वरना आपको तो पता ही है कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई भारत की ये कानून व्यवस्था किस तरह की होती है और किस तरह से आम इंसान इनसे परेशान रहता है। लेकिन फिर भी एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है कि जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन लगा करता था, तो वहाँ पर किसी एरिया में एक भाई साहब ने दुकान खोली थी। वो दोनों बाप बेटे दुकान चलाते थे, तो पुलिस वालों ने उनसे दुकान बंद करने को कहा। उन्होंने शायद दुकान बंद करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ के ले गए और उनको बेरहमी से पीटा गया। उन्हें इस हद तक पीटा गया कि दोनों पिता और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन इतने सालों बाद उस केस में कोई रिजल्ट आता है, फलस्वरूप 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। चलो माना कि उनको न्याय मिला, हालांकि जान तो उनकी चली गई और भी पता नहीं किस तरह का नुकसान हुआ होगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे केस हमारे देशों में चलते रहते हैं जिन पर कभी सुनवाई होती नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपने जो अनिरुद्धाचार्य हैं उनके सत्संग सुने होंगे, सॉरी कथाएं उनकी सुनी होंगी। वो किसी जेल में गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने कथा सुनाई थी। तो उस जेल में जो भी कैदी थे, हर कैदी यही बोल रहा था कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे गलत फंसाया गया है। आपने अगर उनका वो वाला शिविर सुना होगा तो आप सुन सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे आपको सुनने को मिलेगा। तो क्या कहा जा सकता है, ये अंग्रेज़ों वाला जो ये कानून व्यवस्था है, इवन हमारा जो ये संविधान वगैरह है, ये भी अंग्रेज़ों द्वारा ही लिखवाया गया है, जो कि आम इंसान के फेवर में कभी रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी समय बाद ऐसी खबर सुनने को मिली है कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आई होप अब ऐसा और भी आगे को देखने को मिलेगा, मतलब जो वास्तव में गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी, भले ही वो पुलिस वाले हों या फिर वो आम इंसान हों या फिर वो कोई किसी भी तरह के बाहरी तत्व हों। मिलाकर कानून व्यवस्था में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन कुछ जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनका कहना ये भी है कि भारत की जो व्यवस्था है वो राम भरोसे चल रही है, मतलब यहाँ कोई भी रोक टोक करने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है बस होते जा रहा है। जो बड़े लोग हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं या फिर जो व्यापारी लोग हैं, वो अपनी मनमर्जी करते जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई है नहीं, आम जनता की कोई सुनने वाला है नहीं। ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन फिर भी 2026 की अब तक की ये 2 सबसे बड़ी खबरें ही कह सकते हैं
या फिर थोड़ा परिवर्तन का नाम भी आप इसे दे सकते हैं। 2026 की एक और खबर जो सबका ध्यान आकर्षित करती है, तो वो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, ममता बनर्जी, उनकी जो टोटल संपत्ति है वो 14,87,000 रुपये की है। किसी चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ 14,87,000 रुपये की संपत्ति होना, ये अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि आम जनता का ध्यान आकर्षित करेगी ही करेगी, और हर कोई चाहेगा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर या फिर मेरा चीफ मिनिस्टर इनके जैसा ही होना चाहिए। हालांकि मुझे आज से पहले, मतलब 2026 से पहले तो उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता लगा कि ममता बनर्जी के पास सिर्फ 14 लाख रुपए 87,000 रुपये की संपत्ति है, उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, वो छोटे से एक बहुत ही पुराने से घर में रहते हैं, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ ममता बनर्जी के बारे में ये सब जानकर। क्या आपको पता है कि वास्तव में ममता बनर्जी के पास सिर्फ इतनी ही संपत्ति है? पहले भी उनके पास पिछले साल सिर्फ 60,000 रुपये ज़्यादा थे, इस साल वो भी कम हो गए हैं। और बाकी आप नेताओं की संपत्ति ज़रा चेक कीजिए, अपने प्रधानमंत्री की या फिर मुख्यमंत्री की या फिर आपके पसंदीदा कोई अन्य नेता वगैरह रहे हों, तो उनके पास खरबों की संपत्ति होती है, करोड़ों की संपत्ति होती है। लेकिन मानने वाली बात है, सिर्फ 14 लाख रुपए की संपत्ति, जो कि एक आम परिवार होता है ना, मिडिल क्लास का, उसके पास भी थोड़ा ज़्यादा संपत्ति होती है आजकल। ये खबर भी अपने आप में ही एक बड़ी खबर मुझे लगती है। इसके अलावा जो एक बाबा जी हुआ करते थे, मतलब बाबा जी तो मैं क्या कहना चाहूँ, आईआईटी बाबा जी की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने माता पिता के मोह में आकर के आखिर शादी कर ही ली, मतलब विवाह तंत्र की चपेट में वो आ ही गए। ये भी एक तरह की कुछ ऐसी खबर है जिसको कि सोशल मीडिया पर आजकल जगह दी गई है, लेकिन टोटल मिलाकर के यहाँ पर माता पिता का मोह या फिर पुत्र मोह शामिल है इसमें, तभी आईआईटी बाबा ने विवाह तंत्र को एक्सेप्ट कर लिया। भले ही कहानी कुछ भी बताई जाती हो, जो वास्तविक साधु संत होते हैं वो अपने परिवार के मोह में इस तरह का कृत्य नहीं करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो ये वक्त है ये बहुत तेज़ी से बीत रहा है? ये इस साल की ही बात नहीं है, ये 2-3 साल पहले से ही समय जो है बहुत तेज़ी से व्यतीत हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो आप कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आपको पता ही होगा कि युद्ध भी चल ही जैसा रहा है। कोई इसे विश्व युद्ध का नाम दे रहा है, कोई फेक युद्ध का नाम दे रहा है। एक्चुअल में इसमें सब तरह का मिलोचा शामिल है। ये युद्ध थोड़ा फेक भी है और थोड़ा रियल भी है। टोटल मिलाकर के युद्ध की आड़ में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं। युद्ध एक इकोनॉमी होता है, युद्ध एक व्यवसाय होता है। किन लोगों के लिए ये व्यवसाय होता है? जो बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, या फिर जो राजनीतिक तत्व होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके लिए ये व्यवसाय होता है। और आम जनता को हमेशा भ्रम में रखा जाता है, या फिर हमेशा उन्हें निम्न स्तर का ही रखा जाता है, मतलब वास्तविकता उन्हें कभी पता नहीं लगने दी जाती है। कुछ इस तरह से ये खेल खेला जाता है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जनता जब जब जागरूक होती है, तब तक युद्ध थोप दिया जाता है उनके ऊपर। किनके द्वारा थोप दिया जाता है? यही जो कुछ लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड को जो चला रहे हैं, जिनको आप रॉथचाइल्ड वाली टीम बोलें, या फिर इल्यूमिनाटी बोलें, या फिर कुछ और नाम भी इनको आप दे सकते हैं। और मौजूदा समय की ये मानव सभ्यता एक स्क्रिप्ट के तहत चलती है, मतलब पहले से ही फिक्स कर लिया गया होता है, लिख दिया गया होता है कि किस देश में कब कब क्या क्या होना है, और उसको फॉलो किया गया होता है। आम जनता को लग रहा होता है कि ये अपने आप स्वाभाविक हुआ होगा, लेकिन वो प्री प्लान्ड होता है। हर देश में जिस भी तरह के युद्ध घटनाएं वगैरह जो भी होती हैं, वो सब स्क्रिप्टेड होती हैं और राजनीतिक तत्वों द्वारा इनको फॉलो किया जाता है। लेकिन ये बात मानना भी एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इस बारे में, एक देवेंद्र बल्हारा जी हैं, आप उनके वीडियोज़ ज़रूर देखिए कि वो राजनीतिक तत्वों के बारे में या फिर वैश्विक स्तर पर बिल्कुल जो वास्तविक सत्य है
वो बताते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।